औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रुप ऑफ ड्रग्स के बारे में। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है और इसका नाम है सेल वॉल इनहिबिटर्स। हमने सेल वॉल इनहिबिटर्स के बारे में पहले वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद दूसरा जो सेल वॉल इनहिबिटर्स था पेनिसिलिन, उसके बारे में भी हमने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कराया है, तो इससे पहले इनको ज़रूर देखें। सेल वॉल इनहिबिटर्स में हमने बात की थी कि दो टाइप्स के होते हैं, बीटा लैक्टम्स और नॉन बीटा लैक्टम। तो इसमें जो सेफलोस्पोरिन है वो बीटा लैक्टम ग्रुप से बिलोंग करता है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम एज पेनिसिलिन है। सर हमने इससे पहले वीडियो में और उससे पहले वीडियो में जो हमने पूरा सेल वॉल इनहिबिटर्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात की थी, सारे सेल वॉल इनहिबिटर्स जितने भी उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात की थी। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि यह ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को प्रिवेंट करता है। ट्रांसपेप्टाइडेज शॉर्टली मैं बताते चलूँ कि ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है कि ये जो है सेल वॉल्स में जो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स को क्रॉस लिंक करता है। या ट्रांसपेप्टाइडेज पॉलीमर्स को क्रॉस लिंक करता है। ये एक पॉलीमर है, दूसरा पॉलीमर है, तो ट्रांसपेप्टाइडेज आकर इस पॉलीमर्स को क्रॉस लिंक करता है। अब आते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो उसको हम बहुत ओरली एंड पेरेंटली देते हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी थ्रू आउट द बॉडी वाइड है और इसकी मेटाबॉलिज्म मेनली लिवर में होती है। एक्सक्रीशन के बारे में बात करते चलूँ तो मोस्ट ऑफ द सेफलोस्पोरिन्स जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, इधर थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर एक्सक्रीशन। इन दोनों में एक मैकेनिज्म के थ्रू ये एक्सक्रीट होते हैं, एक्सेप्ट सेफोफेराजोन जो कि बाइल के थ्रू यानी पीसीस के थ्रू एक्सक्रीट होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेफोफेराजोन बाइल के थ्रू यानी पीसीस के थ्रू एक्सक्रीट होता है, तो इसकी एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन भी होती है। एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन भी होती है। मज़ीद बात करता चाहूँ इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह हुई है। तो इसको हमने 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रग्स है इसमें सेफाजोलिन, सेफाड्रोक्सिल, सेफालेक्सिन, सेफालोतिन, सेफाफायरिन एंड सेफरेडिन, ये सारे ड्रग्स आपको याद करने होंगे। थोड़े मुश्किल है लेकिन याद हो जाएंगे, बार बार देखने से याद हो जाएंगे। सेफाजोलिन, सेफाड्रोक्सिल, सेफालेक्सिन। दूसरे सेकंड जनरेशन में जो ड्रग्स है उसमें सेफॉक्सिटिन, सेफोटिटेन, सेफमेटाजोल, सेफ्रोजिल, सेफेक्लोर और सेफोरोक्साइम आते हैं। थर्ड जनरेशन में जो ड्रग्स है उसमें सेप्ट्राइक्सोन, सेप्टाइब्यूटेन, सेफोटेक्साइम, सेप्टेजिडाइम, सेफोडोक्साइम, सेफेक्साइम, सेफडाइनर और मोक्सालेक्टिन, ये सारे ड्रग्स आते हैं। फोर्थ जनरेशन में सिफिफाइम और सेफायरोम। और फिफ्थ जनरेशन में ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है सेप्टारोलिन और सेप्टोबिप्रोल जैसे ड्रग्स आते हैं। तो उसको आपको याद करना होंगे। इसके लिए आप जिस तरह भी निमोनिक्स याद करने निमोनिक्स बनाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के निमोनिक्स भी मिलते हैं, उसको किसी तरीके से याद करना है। अगरचे ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। थर्ड जनरेशन में दूसरा ड्रग्स है सेफोफेराजोल। इसका अगर कलर चेंज कर लिया जाए, ये सेफोफेराजोन, सेफोफेराजोन भी इसमें आता है। सही। सेफोरोक्साइन के बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और दूसरा जो है वो दूसरा नहीं करते सेकंड जनरेशन में। अब हम इसके सारे जो क्लासेस है इनकी कंपैरिजन करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें डिफरेंसेस है, क्या इसमें सिमिलरिटीज़ है, इसकी कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसकी ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, एक्टिविटी अगेंस्ट द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो अगर देखा जाए तो आफ्टर थर्ड जनरेशन ये डिक्रीज़ होती है। जैसे पहले फर्स्ट जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स लाइक सेफाजोलिन, सेफाड्रोक्सिल, इसकी एक्टिविटीज अगेंस्ट एफआरईएस, एपिडर्मिडस,
स्ट्रेप्टोजीन्स, नमूनिया और एनारोब्स जो है स्ट्रेप एनारोज वो बेहतर है, यानी इसके ख़िलाफ़ काम करता है। लेकिन अगर हम दूसरे ड्रग्स में चला जाए तो इसकी एक्टिविटी है स्ट्रेप एपिडेर्मिस के लिए वो ख़त्म हो जाती है, फिर सिर्फ स्ट्रेप के लिए काम करता है और स्ट्रेप आरियस के ख़िलाफ़ काम करता है। अगर हम थर्ड जनरेशन पे चले जाएं तो इसकी पूरी पूरी एक्टिविटी अगेंस्ट स्ट्रेप लाइक स्ट्रेप आरियस स्ट्रेप एपिडेर्मिस ख़त्म हो जाती है। नो एक्टिविटी अगेंस्ट स्ट्रेप आरियस एपिडेर्मिस एंड ओनली वर्क्स against the strep species like Strep pneumonia, Strep pyogenes। अब अगर फोर्थ जनरेशन के लिए चले जाए तो इसकी एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर फिफ्थ जनरेशन के लिए चले जाए तो ये और भी इंक्रीज़ हो जाती है। और द फिफ्थ जनरेशन है सेप्टारोलिन और सेप्टाइबिप्रोल, ये अगेंस्ट मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप आरियस भी एक्टिव होता है, यानी काम करता है। तो ये हो गए अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। सबसे पहले अगर आप याद करना चाहें तो स्ट्रेप और स्ट्रेप दोनों, दूसरे में ऑल एक्सेप्ट स्ट्रेप एपिडेर्मिस, दूसरे में नो एक्टिविटी अगेंस्ट स्ट्रेप बट एक्टिविटी अगेंस्ट स्ट्रेप, तीसरे में इम्प्रूव्ड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, और फिफ्थ जनरेशन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेंस्ट हमारे से ये एक्टिव होता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, तो इसको नाम याद करने के लिए एक निमोनिक है जिसको कहते हैं पेक, हैन पेक और हैंड्स पेक। तो जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, इसकी एक्टिविटी अगर हम जनरेशन वाइज आगे चलते जाए तो इंक्रीज़ होती है, यानी सेकंड जनरेशन की एक्टिविटी ज़्यादा होगी फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में, थर्ड जनरेशन की ज़्यादा होगी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन को देखते जाएं तो फर्स्ट जनरेशन में जो एक्टिविटी है अगेंस्ट प्रोटीएस भी काम करता है, पी फॉर प्रोटीएस, ई सी फॉर एस्क्रिशिया कोलाई, एन के फॉर क्लेप्सिला निमोनिया, क्लेप्सिला निमोनिया काम करता है। सेकंड जनरेशन की बात करें, अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो ये अगेन हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एंटीरोबैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द एंटीरोबैक्टीरिया और नेसीरिया स्पीशीज़ के काम करता है। और ये पेक ये सेम रहेगा, और इस पे भी ये सेम रहते हैं जिस तरह फर्स्ट में मैंने बताया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एंटीरोबैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द एंटीरोबैक्टीरिया, नेसीरिया स्पीशीज़, और एस फॉर सीरेशिया, it works against the Serratia and the peck remain the same, Proteus, Escherichia coli in Klebsiella। और इसी तरह अगर हम चलते जाए फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन की एक्टिविटी इंक्रीज होती है अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। तो यह हो गया, हमने दो पढ़ लिए, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव में पेक, हैन पेक एंड हैंड्स पेक, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एंटीरोबैक्टीरिया, नेसीरिया, प्रोटियस, एस्क्रिशिया कोलाई, क्लेप्सिला, ये सारे आपको याद करने होंगे, थोड़े आसान है। अब अगर हम आ जाए अगेंस्ट द एक्टिविटी अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द एनारोब्स, तो उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म होते हैं। पहले के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट जनरेशन के बारे में, तो ये अनइफेक्टिव है अगेंस्ट द एनारोब्स। सेकंड जनरेशन के बारे में बात करें, सेकंड जनरेशन के बारे में बात करें तो इसमें सिफोक्सेटिन और सिफोटिटेन, इस तरह हमने पहले बताया, सिफोक्सेटिन और सिफोटिटेन ये पहले दोनों ये एक्टिव है अगेंस्ट द एनारोब्स। थर्ड जनरेशन में सेप्टाइजोक्साइम और सिफोफिराजोन, सेप्टाइजोक्साइम इसमें यहाँ है, कहाँ पर, इसमें नहीं है, ये भी याद करें, सेप्टाइजोक्साइम और सिफोफिराजोन, ये सेप्टाइजोक्साइम और सिफोफिराजोन ये ऊपर वाले ग्रुप में नहीं है तो उसको याद कर लें, यह इफेक्टिव है अगेंस्ट द एनारोब्स। फोर्थ जनरेशन है और नॉन इफेक्टिव है अगेंस्ट द एनारोब्स। और फिफ्थ जनरेशन भी, इसका अभी तक स्पेक्ट्रम का कुछ पता नहीं चला। अब अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें
के सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ये नॉन इफेक्टिव अगेंस्ट द सोडोमोनास इन सैल्मोनेला। थर्ड जनरेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ऑल क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एक्सेप्ट सिफेक्साइम एंड सिफोफिराजोन। ये सिफेक्साइम और सिफोफिराजोन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती और सारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं। इस तरह फोर्थ जनरेशन भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं। थर्ड जनरेशन में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इन दो ऑर्गेनिज्म सुडोमोनास एरिजिनोसा और सैल्मोनेला के खिलाफ इफेक्टिव है इन कंट्रास्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन।